तो व्हाट इज जेनेटिक्स बेटा? स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, सिंपल वर्ड में अगर देखें तो जेनेटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, इनहेरिटेंस को हम और हेरिडिटी भी बोलते हैं, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ठीक है, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब सबसे पहले सवाल आता है कि भाई जीन क्या है, हेरिडिटी क्या है, वेरिएशन क्या है? ठीक है, तो ये हेरिडिटी क्या चीज होती है? जैसे कि कोई भी कैरेक्टर है, जैसे कि उनका कोई भी इंसान जो होता है वो इंसान जैसा ही पैदा होता है। ठीक है, तो हम इंसान हैं, हमारे जो भी ऑफस्प्रिंग होंगे, बच्चे पैदा होंगे, वो हमारे जैसे होंगे। अब हमारे जैसे का मतलब किस सेंस में? पूरा दिखने में वैसा हमारे जैसा नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारे जैसे स्ट्रक्चर होगा उनका। ठीक है, हमारे जैसा स्ट्रक्चर। आप लोगों को आवाज बेटा मेरी आ रही है कि नहीं आ रही है? क्योंकि मेरा हेडफोन खराब आ रही है ना ठीक से? यस सर। यस सर। यस। हाँ, क्योंकि ना मेरा हेडफोन जो है वो खराब हो गया है, तो फिर सुलाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। कैमरा विजिबल नहीं है? सर विजिबल है सर। दिख रहा है। हाँ सिमर, आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है क्या? चलिए, तो जैसे कि बेटा अब ये हेरिडिटी क्या होता है कि कोई भी कैरेक्टर जो हमारे बॉडी में है वो हमारे ऑफस्प्रिंग में क्या होगा? एक्सप्रेस होगा। ठीक है, जैसे कि भाई आप लोग जो है भाई जैसे कि हमारे पेरेंट्स होते हैं, तो हमारे पेरेंट्स जैसे ही हम दिखते हैं, शक्ल से नहीं, है ना? उनके जैसा हाइट स्ट्रक्चर, हाइट वगैरह थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, कलर जो रहता है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। ठीक है, बट हम दिखते हैं अपने पेरेंट्स के जैसे है। ठीक है, समझ आ रहा बात की नहीं समझ आ रहा है? और दूसरा चीज कि हममें थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, हममें थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। भाई कोई भी कैरेक्टर जो रहता है, कैरेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो क्या बताया मैंने कि हेरिडिटी क्या होता है बेटा? कोई भी कैरेक्टर जो होगा ट्रांसफर होगा, और ये कैरेक्टर कौन सा होगा? ये कैरेक्टर कौन सा होगा? जेनेटिक कैरेक्टर। ठीक है, ध्यान रखेंगे कौन सा कैरेक्टर ट्रांसफर होगा? जेनेटिक कैरेक्टर। ठीक है, तो जेनेटिक कैरेक्टर ट्रांसफर होगा पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। ठीक है, लेकिन कुछ वेरिएशंस के साथ में, मतलब चेंजेस इन ऑफस्प्रिंग, सम चेंजेस इन जेनेटिक कैरेक्टर in the offspring from their parents। कुल मिलाकर के ये क्या चीज है? कुल मिलाकर के ये क्या चीज है बेटा? विवेक थोड़ा जल्दी आया करो, है ना? कुल मिलाकर के ये क्या चीज है कि कोई भी कैरेक्टर जो हमारे पेरेंट्स में है वो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है ऑफस्प्रिंग में। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल बेटा कि हम लोगों का जो हाइट हेल्थ है, लंग्स लिवर किडनी है, हार्ट है, बोन्स है, बॉडी का शेप है, बॉडी का स्ट्रक्चर है, तो लगभग लगभग जो रहता है बेटा हम इंसान जैसे ही पैदा होते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि बहुत सारे जेनेटिक कैरेक्टर्स जो रहते हैं, ठीक है, वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहे हैं। लेकिन क्या हम एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स जैसे होते हैं हर तरफ से देखने से? ठीक है, एक्सटर्नली या इंटरनली नहीं, हमारे में कुछ जेनेटिक चेंजेस होते हैं। ठीक है, जैसे कि बेटा हमारा फेस कुछ मिलता जुलता है मम्मी से, कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा फेस मिलता जुलता है पापा से। ठीक है, तो कितने लोगों का फेस मिलता जुलता है अपने मदर से? हैंड रेस करो। कितने लोगों का फेस मदर से मिलता जुलता है? जो कि खुशी हर कीर्तन से भरते। ठीक है, हाँ क्षितिज। और
बाकी लोगों का मे भी बेटा, बाकी लोगों का अब ऐसा नहीं है कि हम अपने माता पिता की औलाद नहीं है, फादर से मिलता जुलता है। बाकी लोगों का मे भी क्या हो रहा होगा, फादर से फेस मिलता जुलता होगा। और कुछ लोगों का मदर और फादर से थोड़ा थोड़ा मिलना जुलना रहता है। कैसे कि कुछ आंखें जैसे मदर की हो गई, है ना, नाक वाला मुंह वाला हिस्सा फादर के जैसा दिखने का हो गया। लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कि एक साइड मदर के जैसे और एक साइड फादर के जैसे, है ना, घर वाले बोले बेटा पापा बन के दिखा, यस, ऐसा इधर पापा के जैसा, बेटा मम्मी बन के दिखा, ये है तो ये मम्मी के जैसा। तो ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो जनरली क्या होता है बेटा, ये कुछ चेंजेस के साथ में हम पैदा होता है। या तो मदर के जैसे कुछ दिखते हैं, नॉट एग्जैक्टली, या फिर कुछ फादर के जैसे दिखते हैं, लेकिन कुछ चेंजेस हमारे में अलग से होता है। ठीक है, समझ आ रहा बात? किसी किसी के घर में देखे होगे बेटा कि पेरेंट्स की हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, पेरेंट्स की हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन बच्चों की हाइट बहुत ज्यादा है। अब सही मतलब नहीं है कि वो उनके माँ बाप नहीं है, उनकी हाइट कम है। ठीक है, वो जेनेटिक चेंजेस होता है, उसी को हम वेरिएशन बोलते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है बात? किसी किसी का स्किन का कलर थोड़ा सा अलग होता है, किसी किसी का स्किन का कलर अलग होता है, मेनली जो रहता है लगभग लगभग मिलता जुलता रहता है, बट कुछ चेंजेस के साथ। हेयर, थोड़ा बहुत हेयर्स जो रहते हैं पेरेंट्स से थोड़ा अलग या उनके जैसे होते हैं। तो बेटा कुछ चीजें मिलती हैं, कुछ चीजों में चेंजेस होता है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम चीजें एज सच क्या होती हैं, एज सच क्या होती है, मैक्सिमम चीजें ट्रांसफर होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। समझ आ रहा है बात? और कुछ कैरेक्टर्स जो हमारे में, कैरेक्टर इन द सेंस, क्या क्या कैरेक्टर होंगे बताओ? करेंट कैरेक्टर का से क्या मतलब है आप लोगों का? कैरेक्टर, कैरेक्टर का मतलब कोई अच्छा है या बुरा है, दैट इज नॉट कैरेक्टर। जेनेटिक कैरेक्टर क्या होता है, कोई भी बताओ? तो जैसे आई का तो हाइट, हेल्थ, हमारा जो स्किन कलर है, हेयर कलर है, आई का कलर है ना, तो ये सब क्या होता है, हमारी आवाज, इवन आवाज भी, कई लोगों की आवाज भी मिलती जुलती है थोड़ी बहुत मदर से या फादर से। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक कैरेक्टर। समझ आ रहा है बात? तो कुछ कैरेक्टर, मैक्सिमम कैरेक्टर जो होते हैं वो तो पेरेंट्स से आते ही हैं। इसीलिए क्या होता है बेटा कि जो खाना पीना, जैसे रहना सहना पेरेंट्स का होता है या इंसान का होता है, वैसे इंसान के बच्चे का भी होता है। भाई अगर इंसान रोटी चावल दाल को खा के डाइजेस्ट कर सकता है, तो उसके जो बच्चे हैं वो भी वैसा कर सकते हैं, क्योंकि उनके में वो जेनेटिक कैरेक्टर है, वो फूड को डाइजेस्ट करने का, उसके में वो कैपेबिलिटी है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम कागज वगैरह खा के या लकड़ी खा के जिंदा रह सकते हैं, नहीं रह सकते, क्योंकि हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पेरेंट्स ऐसा नहीं कर सकते। समझ आया बात? इसीलिए हम नहीं कर सकते। ठीक है, समझ आ रहा है? देखो क्या होता है जेनेटिक कैरेक्टर, क्या होता है जेनेटिक कैरेक्टर? यस यस सर। हाँ, देखो थोड़ा सा बोला करो, क्योंकि ना अभी हेडफोन नहीं है, मेरे को सुनाई नहीं देगा, है ना, ये डिवाइस का जो स्पीकर है उसे सुनाई देगा। तो अब बात आती है कि कैरेक्टर जो रहता है कुछ भी हो सकता है, हाइट हो सकता है, कलर हो सकता है, वेट हो सकता है, ठीक है, वेट हो सकता है एक्सेट्रा। तो कोई भी जो ये कैरेक्टर्स है, फिर सवाल ये आता है कि हाउ दिस कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड एंड फ्रॉम वेयर दिस कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड। ये कैरेक्टर्स कहाँ से कंट्रोल होते हैं और कैसे कंट्रोल होते हैं? चलिए बताइए, कहाँ से कंट्रोल होते हैं और कैसे कंट्रोल होते हैं? बताओ भाई, अदिति, हाँ भाई विवेक बताओ, विवेक सर बताने वाला। हाँ विवेक को ट्रांसफर ऑफ बता। जीन्स। हाँ बेटा, ट्रांसफर ऑफ जीन्स। नहीं बेटा, आपके में जो भी कैरेक्टर है, जैसे आपकी हाइट है, स्किन कलर है, हेयर का स्टाइल है ना, ये सब कहाँ से कंट्रोल हो रहा है? तो क्रोमोसोम्स हाँ, क्रोमोसोम्स, चलो एक आंसर आया। अब मैंने सवाल पूछा, फ्रॉम वेयर this character are controlled, how characters are controlled
देन उसके बाद हाउ वेरिएशंस occurs, ठीक है। एक का आंसर है भाई क्रोमोसोम, क्रोमोसोम से ये कंट्रोल होता है। देन दूसरे बताओ भाई अदिति। सर डीएनए। डीएनए, ठीक। आयुषी, ज्योति, ज्योति सो रही हो क्या? हैं ज्योति? हाँ तो बताओ। पलक, सर मैंने तो बताया क्रोमोसोम। ये सारी चीजों का जो सवाल, ये सारे जो सवाल हैं कि भाई कहाँ से कैसे वेरिएशन कैसे होता है ना, इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले ह्यूमंस के जीनोम को समझना पड़ेगा। हमको सेल के अंदर घुसना पड़ेगा, पहले डीएनए को समझना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके बाद हम इस सब चीज को समझ पाएंगे, ठीक। तो सबको मैं हटा रहा हूँ। चलिए अब देखते हैं बेटा, जैसे ये एक सेल है, ठीक है, इसमें न्यूक्लियस होता है, ठीक। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बेटा, जैसे न्यूक्लियस, इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है। अच्छा, जैसे मैं किसी सेल को निकाल के आपको दूं, मेरा अगर किसी स्किन का सेल है या फिर बॉडी का कोई ऑर्गन का जो नॉन डिवाइडिंग सेल है उसको मैं निकाल के दूं, तो आपको उसमें कितने क्रोमोसोम देखने को मिलेगा? सर 36। और कोई कितने क्रोमोसोम देखने को मिलेगा? और सर कोई? वो क्लियर नहीं रहते हैं। हाँ बेटा, सर प्रॉपर क्रोमोसोम्स के फॉर्म में जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। हाँ तो कितना नंबर में होगा ये पता चलेगा। देखो, एक नॉन डिवाइडिंग सेल में क्रोमोसोम्स दिखता ही नहीं है, सबसे पहले तो, है ना, ध्यान रखेंगे, अपन सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। नॉन डिवाइडिंग सेल, अगर कोई भी एक सेल है नॉन डिवाइडिंग है, तो उसमें क्रोमोसोम्स दिखेगा ही नहीं। क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ बेटा सेल डिवीजन के समय अपीयर होता है ना। क्रोमोसोम कुछ नहीं होता, क्रोमोसोम इज नथिंग बट अ कॉइल्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का एक कॉइल्ड, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो होता है, डीएनए को एकदम लपेट दो उसको पूरा, इतना लंबा डीएनए है, उसको पूरा ऐसा वाइंडिंग कर दो, ऐसा वाइंडिंग कर दोगे पूरा, ऐसा इसको कंडेंस कर दोगे, तो वो जो एक स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। समझ आ रहा बात? तो नॉर्मली क्रोमोसोम क्या होता है, एक डीएनए होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ये एक डीएनए है इतना लंबा, ठीक है, इतना लंबा एक डीएनए, समझ आ रहा है? इतना लंबा एक डीएनए, इस डीएनए को अगर मैं कंडेंस कर दूं, इस डीएनए को अगर मैं कंडेंस कर दूं या फिर इसकी कॉइलिंग कर दूं, कॉइलिंग समझते हो आप लोग? यस सर। है ना, यस जैसे सर। बेटा मैं 11th में पढ़ाया था, है ना, क्या बताया था, बता भाई खुशी, कि जैसे इमेजिन करो पतंग उड़ाने वाला जो धागा होता है वो डीएनए, पतंग उड़ाने वाला जो धागा है वो डीएनए। एक चक्री में क्या है भैया, पूरा धागा है, उस धागा को पूरा खोल दो तो वो क्या है, एक डीएनए है। तो धागा जो रहता है वो एक डीएनए है ना। तो ये कितना लंबा होगा, काफी लंबा हो सकता है, पतंग अपन उड़ाते हैं ना, बहुत लंबे दूरी तक उड़ाते हैं। तो ये मान यस सर। इमेजिन करो, ये जो लंबा सा धागा है इट इज डीएनए। अब क्या करो, वो एक जो धागा है ना, कंटिन्यूअस जो एक रस्सी है, धागा है, उसको चक्री में लपेट दो, उसको लपेट दो, पूरा लपेट दो। अपन ऐसे ही करते हैं ना, पतंग उड़ाने के बाद लपेट देते हैं। तो अब ये क्या हो गया, रस्सी को अपन चक्री में लपेट दिए, तो ये क्या हो गया, धागा कंडेंस हो गया, कॉइलिंग हो गई उस धागे।
है ना। तो वो जो धागा है वो तो बेटा बहुत लंबा था, अब कितना हो गया उसका लेंथ, कितना सा होगा, जितना बड़ा चक्र होगा उतना बड़ा उसका लेंथ होगा, जैसे कंडेंस हो गया। उसको आप अगर लेंथ से मेजर करोगे तो इतना ही बड़ा होगा, एक हाथ के जितना बड़ा, लेकिन अगर उसको अनवाइंड करोगे, खोल दोगे, तो वो काफी मीटर, कई मीटर तक का लंबाई उसकी होगी, ठीक है। तो वैसे ही जैसे ये डीएनए यहाँ से यहाँ तक के है, अगर मैं इसको कंडेंस कर दूं, इसकी कॉइलिंग कर दूं, तो क्रोमोसोम मुझे कितना बड़ा दिखेगा, मान के चलो बेटा ये इतना बड़ा दिखेगा, ये छोटा सा, समझ आया बात, ठीक है। यहाँ से वहां तक, इससे और लंबा है बेटा, है ना, बोर्ड मेरा छोटा पड़ जाएगा, इतना लंबा, समझ आ रहा बात। ऐसा बोला जाता है कि ह्यूमंस के जितने भी डीएनए, ह्यूमंस के जितने भी सेल है, हमारी बॉडी के जितने भी सेल है, उसके पूरे डीएनए को निकाल के अगर जोड़ा जाए और उसका लेंथ को देखा जाए, तो बेटा उसकी दूरी करीब करीब चांद तक की होती है, ठीक है, समझ आ रहा बात, है ना। डीएनए का लेंथ इतना लंबा होता है ह्यूमन बॉडी के, हर एक सेल के डीएनए को अगर खोल के डीएनए को ओपन कर दिया जाए और उसमें स्ट्रेच कर दिया जाए, जितना उसका लेंथ है डीएनए, समझ आ रहा बात, इतना लंबा होता है, ठीक है। मतलब सारे सेल के डीएनए की बात कर, एक डीएनए की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत लंबा डीएनए था, इसको मैंने कंडेंस किया, कॉइलिंग किया, और ये क्या बन गया, क्या बन गया, क्रोमोसोम बन गया। तो एक्चुअल में क्रोमोसोम होता क्या चीज है, एक्चुअल में क्रोमोसोम कंडेंस्ड क्या है, फॉर्म ऑफ डीएनए। बस कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए, और कुछ तो है नहीं है। तो एक्चुअल में जो जेनेटिक मटेरियल कौन सा है हमारा, डीएनए। चलो हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। पतंग उड़ाने के लिए छतरी की जरूरत होती है या रस्सी की, अरे भाई पतंग उड़ाने के लिए रस्सी की जरूरत होती है या छतरी की, रस्सी की। रस्सी की, चक्री की जरूरत नहीं होती है। हम तो हाथ में भी लपेट लेते थे या फिर लकड़ी में भी लपेट लेते थे, समझ आ रहा बात, ठीक है। तो ये हो गया। देन उसके बाद फिर हम एक चीज देखते हैं कि भैया डीएनए क्या चीज होता है, डीएनए क्या होता है, इट इज अ, डीएनए क्या होता है, बायोमोलिक्यूल्स में, अच्छा आपने बायोमोलिक्यूल्स नहीं पढ़े, ठीक है। तो ये सर क्या होता है, इट इज अ, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। हाँ बोलो क्या होता है, सर पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड की लंबी सी चेन होती है, ठीक है। फिर एक सवाल आता है कि जीन्स कहाँ है, जीन्स कहाँ है, बताओ भाई खुशी, जीन्स कहाँ है बेटा इसमें, जीन्स कहाँ है, क्रोमोसोम हो डीएनए में गया, जो प्रोटीन्स होते हैं, हाँ बेटा, डीएनए में जो प्रोटीन्स होते डीएनए में जो प्रोटीन्स होते हैं वो जीन्स होते हैं। और बताओ कोई, जीन्स कहाँ होते हैं बेटा, बेटा आप लोग एक डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ते हो, ठीक है, समझ आ रहा बात, और एक ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन पढ़ते हो, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या बोलते हैं इसको, जीन एक्सप्रेशन, डीएनए एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये क्यों पढ़ते हैं, ये आप लोग पढ़ते हो, क्यों पढ़ते हो, डीएनए का रेप्लिकेशन क्यों पढ़ते हैं, क्यों होता है डीएनए रेप्लिकेशन, किस पर्पस के लिए होता है, सर सेल डिवीजन के लिए। हैं, सेल सेल डिवीजन, डिवीजन। है ना, सेल डिवीजन के लिए होता है, और सेल डिवीजन, बेटा सेल डिवाइड होना है, सेल को एक से दो बनना है ना, तो एक से दो बनना है तो डीएनए को भी एक से दो बनना पड़ता है। एक्चुअल में पहले डीएनए ही एक से दो बनता है, तभी सेल साइकिल स्टार्ट होता है, उससे पहले नहीं, ठीक है। फिर ये क्यों पढ़ते हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, वही चीज मैं अभी बताने वाला हूँ आप लोगों को, इसीलिए मैं बोला ना पहले ये पढ़ते हैं एक्चुअल में जेनेटिक्स, देन मॉलिक्यूलर बेसिस आते हैं। तो देखो हमारी बॉडी में कोई भी कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, कोई भी एनीथिंग, इवन आपके स्टमक में जो डाइजेस्टिव एंजाइम बनता है जैसे कि पेप्सिन,
ठीक है, पेनक्रियाज में जो डाइजेस्टिव एंजाइम बनता है जैसे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ठीक है, समझ आ रहा बात। हमारा जो सलाइवरी ग्लैंड है उसमें सलाइवा बनता है, हमारा स्किन का कलर आता है, हमारे हेयर का ग्रोथ होता है, ये भी एक कैरेक्टर है। हम छोटे से बड़े होते हैं, हमारी हाइट इंक्रीज होती है, हमारा हेल्थ इंक्रीज होता है, ये भी एक कैरेक्टर है। जैसे मैंने आपको बताया, आपके आईज का जो कलर है ये भी एक कैरेक्टर है। तो ये सारे कैरेक्टर के लिए जीन एक्सप्रेस होता है, ठीक है, जेनेटिक एक्सप्रेशन होता है, डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर्स में। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो होता है वो हमारे सेल में अभी भी हो रहा है। क्यों? कोई एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए। समझ आ रहा बात? जैसे कि भाई मैंने बताया ना आपको, रजिस्टर एंजाइम बनना हो गया, सेल बनना हो गया, कोई नया टाइप का सेल बनना हो गया, कोई और भी नया कैरेक्टर जो हमारी बॉडी में, कोई भी एक कैरेक्टर जो हमारी बॉडी में है उसको एक्सप्रेस करना है, तो कंटिन्यूस एक्सप्रेस करने के लिए कंटिन्यूस ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में कोई प्रोटीन बनना है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में कोई एंजाइम बनना है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में हार्मोन्स बनने हैं। भाई जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि प्यूबर्टी एज कब से चालू होता है? प्यूबर्टी एज कब से चालू होता है? 13। हाँ, 11 to 13 13 है ना, 11 से 13 साल के बीच में। समझ आ रहा है? किसी किसी बुक में 10 साल दिया है ना, 9 साल दिया है, ठीक है। तो ये जो प्यूबर्टी एज है इसमें क्या होता है, क्या होता है? हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस। एक्चुअल में ये हार्मोनल चेंजेस क्या है, नया हार्मोन्स बनते हैं, ज्यादा Yes, बनने sir. लग जाते हैं हार्मोन। तो हार्मोन Yes. क्या है बेटा, हार्मोन बन रहा है तो इस ये हार्मोन के कारण कोई एक कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा कि नहीं होगा? Yes. क्या बोलेंगे उसको? प्यूबर्टी एज में हार्मोन सिक्रीट होने के कारण एक नए कैरेक्टर्स का एक्सप्रेशन होता है, क्या बोलते हैं उसको? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। समझ आ रहा है बात? प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो रहता है हमारे जेनिटल ऑर्गन्स है वो तो बचपन से। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जैसे कि आवाज में चेंजेस आना, और जैसे लड़के हैं अगर बॉयज हैं तो दाढ़ी मूंछ आना, हिप रीजन में चेंजेस आना बॉयज एंड गर्ल्स के, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होना, ऑल आर कैरेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। समझ आया आप लोगों को कि नहीं समझ आ रहा है? तो ये सारे जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है, ये सिंपली मैं बोलूं कोई ये एक कैरेक्टर्स है, तो ये सारे कैरेक्टर्स एक्सप्रेस कैसे होंगे, कौन एक्सप्रेस करेगा, है ना, कौन एक्सप्रेस करेगा? तो बेटा वो डीएनए के थ्रू होता है, और डीएनए में भी क्या होता है, जीन्स होते हैं। तो डीएनए में एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं बेटा जीन। डीएनए का पार्ट होता है जीन, डीएनए का ही एक पार्ट होता है जीन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी, डीएनए का ही एक पार्ट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन। तो डीएनए का ये पूरा का पूरा सेगमेंट किसी एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, डीएनए का एक सेगमेंट जो रहता है, एक छोटा पार्ट किसी एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। समझ आ रहा है बात? फिर मेरा सवाल दूसरा था कि कैसे कोई कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है, तो क्या आप लोग उसी को पढ़ते हो मॉलिक्यूलर बेसिस में, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझना, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल कि मान के चलो जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, तो उस ग्लूकोज के लेवल को कम कौन करता है? जब भी हमारे ब्लड में, जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के कुछ समय बाद हमारे ब्लड में जो भी फूड है उसके द्वारा जो ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है, तो वो ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ते जाता है। तो उस एलिवेटेड बढ़ा हुआ ग्लूकोज लेवल को कौन ब्लड में कम करता है? और इंसुलिन। पढ़े हो आप लोग? पढ़े हो ना? Yes, इंसुलिन, sir. इंसुलिन करता है ना भाई, इंसुलिन करता है। तो क्या ये इंसुलिन बन के पड़ा रहता है? No, sir. जब जरूरत होगा तभी बनेगा ना, Yes, sir. है ना। हमारी बॉडी में एक ही हार्मोन है जो स्टोर होता है, कौन सा? बन के स्टोर होता है, बाकी सब जरूरत पड़ने पर ही बनते हैं हार्मोन। कौन सा है? थायरॉक्सिन, थायराइड। थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन, ठीक है। तो
थायरोक्सिन हार्मोन बस स्टोर होता है, बाकी कुछ नहीं होता थायराइड ग्लैंड में बस, ठीक है। तो इंसुलिन बनेगा, तो ये बनेगा कैसे, हाउ इट इज एक्सप्रेस्ड, ये कैसे एक्सप्रेस होगा बेटा, तो देखेंगे हमारे डीएनए में कुछ सेगमेंट होंगे, डीएनए का एक सेगमेंट, ठीक है, जिसको हम लोग जीन बोलते हैं। ये जो जीन है, इमेजिन करो इट इज अ जीन फॉर इंसुलिन हार्मोन, इट इज अ जीन फॉर इंसुलिन हार्मोन। तो ये इंसुलिन हार्मोन का जो जीन है, ये क्या होगा बेटा, जैसे हम खाना खाएंगे शुगर लेवल बढ़ेगा, ये इसको सिग्नल मिलेगा XYZ तरीके से, और वो जो सिग्नल मिलने के कारण ये जो जीन है ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। कैसे एक्सप्रेस करेगा, इंसुलिन के फॉर्म में। तो ये एक्सप्रेशन होगा कैसे, अब ये जो डीएनए है, ये जो डीएनए है ये क्या बनाएगा बेटा, एमआरएनए बनाएगा। ये डीएनए क्या बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा, ठीक है। ये डीएनए क्या बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा। इसमें सारा प्रोसेस नहीं बता, ठीक है। फिर ये जो एमआरएनए है, डीएनए दैट इज डीएनए का एक सेगमेंट को हम जीन बोलते हैं बेटा, ठीक है। और ये जो जीन है, सेगमेंट ऑफ डीएनए, ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा पहले किसके थ्रू, एमआरएनए के थ्रू। देन एमआरएनए जो रहता है, तो यही डीएनए से एमआरएनए बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ये वाला जो आप लोग पढ़ते हो, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। देन उसके बाद एमआरएनए से प्रोडक्ट बन रहा है इंसुलिन, इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। समझ आ रहा बात, इसी को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। क्लियर हो रहा है? यस सर, यस सर। यस। देखो बेटा, अगर आपको जेनेटिक्स पढ़ना है, जेनेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ जीन्स, जीन्स के बारे में, जीन क्या काम करता है, कैसे काम करता है, और एक से दूसरे में ट्रांसफर कैसे होता है। तो इसके लिए पहले आपको जीन्स को तो पढ़ना है ना, पहले जीन तो मालूम होना चाहिए कि भैया ये जीन होता क्या चीज है, कहाँ पर पाया जाता है, और ये जीन अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करता है, मतलब ये जीन काम कैसे करता है। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि भैया आप पढ़ाई करते हो, तो कोई आप लोगों से पूछते हैं ना, जैसे कोई स्टूडेंट है बहुत अच्छा पढ़ता है, ठीक है, तो उसके बाद फिर आपसे, जैसे आप लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट आया है ना, वैसे तो अभी कुछ आया नहीं खुद से, तो जैसे कोई अच्छे से पढ़ते हैं बच्चे लोग, जो शुरू से अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो उनसे कई बार जो उनसे कम पढ़ने वाले बच्चे वो जाके पूछते हैं, भाई तू कैसे पढ़ता है, क्या तरीका है ना, और तू टॉप कैसे करता है, ऐसा पूछते हैं ना, पूछते कि नहीं पूछते। अब मैं आप लोगों से पूछते हैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मतलब मैं भी आप लोग सभी से पूछते हैं, आप सभी होशियार होंगे, ठीक है, और मेरी नजर में तो आप सब लोग होशियार हो, ठीक है, तो ऐसा पूछते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो भाई कैसे, तुम कैसे पढ़ते हो, वैसे ही है कि जीन काम कैसे करता है। तो ये जीन है, किस चीज के लिए जीन है, इंसुलिन के लिए जीन है, मतलब ये जीन क्या काम करेगा, ये इंसुलिन बनाने में हेल्प करेगा, लेकिन ये डायरेक्टली इंसुलिन नहीं बनाएगा, ये डायरेक्टली इंसुलिन नहीं बनाता है, ये इनडायरेक्टली इंसुलिन बनाता है, ठीक है। और वो कैसे करता है, ये पूरा ट्रांसलेशन पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इंसुलिन का एक पर्टिकुलर जीन है, दैट इज सेगमेंट ऑफ डीएनए, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू एमआरएनए बनाएगा, देन एमआरएनए का ट्रांसलेशन होगा, एंड देन उसके बाद ये इंसुलिन बनेगा, ठीक है, समझ आ रहा बात है ना। अब ट्रांसलेशन में क्या क्या होता है भाई, अमीनो एसिड जुड़ते जाते हैं, और अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनते जाएगा, और बहुत सारे अमीनो एसिड की चेन बनेगी, और वो इंसुलिन बन जाएगा। एक्चुअल में हार्मोन भी प्रोटीनस होता है, मैक्सिमम हार्मोन्स आर प्रोटीनस, है ना। तो ये यहाँ तक क्लियर है कि जीन कहाँ होता है, क्या होता है, कैसे काम करता है, क्लियर है? यस सर, यस सर। यस सर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जैसे ये इंसुलिन का जीन है, तो मैं बोलूंगा भैया अब ग्रोथ हार्मोन बनाना है, ग्रोथ हार्मोन, जैसे हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन बनता है या थायरोक्सिन बनता है, उसके लिए भी जीन होगा क्या, होगा, यस होगा, सर, यस सर। तो वो कहीं और होगा, हो सकता है वो इसी डीएनए में हो, ठीक। और एक आप बताओ आप लोग, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका जो स्किन का कलर है, ये स्किन का कलर, तो ये जो जीन है, जीन फॉर स्किन कलर, जीन फॉर स्किन कलर, भाई जो मेरे स्किन का कलर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कोई ना कोई तो जीन होगा, है ना, कोई ना कोई जीन होगा, और वो काम कर रहा होगा, तो वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा, कहाँ पर प्रेजेंट होगा, किसी एक डीएनए में होगा, किसी यस एक सर, डीएनए में होगा, समझ आ रहा बात, ठीक है। मे बी, और मैं क्या बोल सकता हूँ, भाई मेरा जो हेयर है इसकी जो क्वालिटी है, इसका कलर है, इसका थिकनेस
है ना, सॉफ्टनेस है या हार्डनेस है, वैसे मेरा हेयर वो हार्ड है, ठीक है, सॉफ्ट तो है ही नहीं, एकदम काफी हार्ड है ना? तो अब ये हार्डनेस है इसकी हेयर का, कई लोगों का हेयर एकदम स्मूथ सिल्की रहता है एकदम, ठीक है, सिल्क के जैसा रहता है, एकदम मखमल के जैसा, एकदम हल्का सा भी हवा आएगा वो उड़ जाता है। तो मेरा वैसे नहीं, बिल्कुल नहीं उड़ता, ठीक है, आंधी तूफान भी आ जाए तो भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। तो चलो, तो ये जो है हेयर का भी जो है, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन होगा भैया, यहाँ पर एक आध कोई ना कोई जीन होगा। अब मैं आप लोगों को अगर बोलूं बेटा ये क्या ये सारे कैरेक्टर्स क्रोमोसोम में हो सकते हैं, क्या ये सारे कैरेक्टर्स क्रोमोसोम में हो सकते हैं, कैरेक्टर के लिए जो जीन है, सारे कैरेक्टर जो मैंने बताया है ना, स्किन कलर ये वो हाइट वाइट सब, ग्रोथ हार्मोन हाइट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल, तो ये सारे कैरेक्टर के लिए जो जीन मैंने बताए अभी, क्या वो क्रोमोसोम में हो सकता है? Yes, sir. Yes, sir. यस भैया सर। सीधी सी बात है, क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम इज नथिंग बट अ कॉइल्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए। तो भैया ये डीएनए को मैं कॉइल करके रख दिया क्रोमोसोम के फॉर्म में, तो भैया जो सारा जीन किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर की जो भी जीन्स इस डीएनए में है वो इस क्रोमोसोम में भी होगा, क्योंकि क्रोमोसोम क्या है, डीएनए ही तो है एक प्रकार से। समझ आ गया जीन आप लोगों को क्या यस होता है, सर। कहाँ होता है, कैसे काम करते हैं, ठीक। अब अपन देखते हैं कुछ और एलील, एलील के बारे में, ठीक है, ये मैं हटा रहा हूँ बेटा। देखो अभी जो मैं बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ जेनेटिक्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको एग्जैक्टली बुक में वैसा नहीं मिलेगा, बट मैं जिस तरीके से समझा रहा हूँ उससे आपका जो जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है ये चैप्टर, मॉलिक्यूलर बेसिस भी काफी कुछ क्लियर होता है उसका कॉन्सेप्ट, बायोटेक्नोलॉजी में भी आपको काफी हेल्प होगा, माइक्रोब्स में भी काफी हेल्प होगा, इवोल्यूशन में भी काफी हेल्प होगा, ठीक है। तो जो मैं आप लोगों को 3-4 चैप्टर को मिला के बहुत सारी चीजों का जो एक बेसिक जो भी है इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है उसको मैं एक साथ बता रहा हूँ, ठीक है, समझ आ रहा है, ताकि आगे छोटे छोटे चीजों के लिए आपको बार बार ये सब बताना ना पड़े। क्या मैं पढ़ रहा हूँ शायद सर पढ़ाए, चलिए। अच्छा, ये तो हो गया बेटा हेरिडिटी, हाँ क्या होता है, कैसे कंट्रोल होता है। अब आता है कि वेरिएशंस कैसे होते हैं, वेरिएशंस का रीजन क्या होता है, जैसे कि हम अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा अलग दिखते हैं, ठीक है, एकदम कॉपी नहीं दिखते हैं, है ना, डुप्लीकेट नहीं होते हैं, तो ये जो वेरिएशन है हमारे में थोड़ा सा चेंजेस होता है हमारे पेरेंट्स के मुकाबले, तो वो वेरिएशन जो रहता है वो कैसे होता है, क्रिएट उसका रीजन क्या है, की रीजन क्या, कहीं ना कहीं से तो वो वेरिएशन स्टार्ट हुआ होगा पैदा होने से पहले, मतलब मालूम है आप लोगों को। सर 50% ऑफ डीएनए हमारा खुद का होता है। हाँ बेटा, तो 50% ऑफ द डीएनए हमारा यूनिक होता है, खुद का होता है, 25% मदर का और 25% फादर का। 25% मदर का होता है, 25% फादर का होता है, तो बाकी 50% हमारे में जो डीएनए वो कहाँ से आता है बेटा? सर यूनिक होता है, वो रेप्लिकेशन के टाइम बनता है। हाँ तो बेटा हमारे में कहाँ से आता है, जैसे फॉर एग्जांपल 46 क्रोमोसोम है हमारे में, ठीक है, अब आप जैसे बोल रहे हैं कि मदर से आ रहा है 25% इसका, है ना, फादर से आ रहा है इसका 25%, ठीक है बेटा, तो मान के चलो मदर और फादर से दोनों से आया 23 क्रोमोसोम, तो बाकी का जो 23 क्रोमोसोम है वो कहाँ से आएगा? है ना, समझ रहे हो क्या पूछ रहा हूँ? यस सर। वो कहाँ से आएगा बेटा? 46 का 50% इज 23 क्रोमोसोम, और हमारे में जो भी कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होते हैं दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ ऑल 46 क्रोमोसोम्स, है ना, 46 में से एक नहीं, छोटा सा भी अगर क्रोमोसोम की कमी हो गई तो बहुत बड़ा डिफेक्ट हो जाता है बॉडी में। 46 का 46 पूरा होना चाहिए A to Z,
मतलब A to Z, बीच में ऐसा नहीं कि चलो Z को छोड़ देते हैं। 0.01% का भी अगर डिफरेंस हुआ हमारे बॉडी में क्रोमोसोम से या डीएनए, तो बहुत बड़ा जेनेटिक चेंजेस आता है ना? तो वो कहाँ से आएगा? अच्छा ठीक है, ये जो भी है, तो वेरिएशंस के रीजन क्या है? हम लोगों ने सेल बायोलॉजी में पढ़ा है, ठीक है, कि जब, और इवन आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े हो बेटा, है ना, आप लोगों को तो ये आंसर देना चाहिए कि फादर एंड मदर, यहाँ से क्या क्या आते भैया? फादर से मेल गैमेट आएगा, मदर से फीमेल गैमेट आएगा। मेल गैमेट में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? फीमेल गैमेट में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? जल्दी बताओ। 23 23 23 और 23, तो मदर से 23 क्रोमोसोम, फादर से 23 क्रोमोसोम, दोनों मिलकर के 46 हो जाते हैं बेटा, ठीक है ना? समझ आ रहा है पलक? तो मदर एंड फादर से 50% जेनेटिक मटेरियल आता है, ठीक है, सब मिला करके 46 होता है। बट सवाल मेरा ये है कि वेरिएशंस क्यों आते हैं इसमें? दो रीजन है। पहला कि 100% जेनेटिक मटेरियल हमारे में नहीं आता है पेरेंट्स से, ठीक है, पहला रीजन क्या है? 100% जेनेटिक मटेरियल पेरेंट्स से नहीं आता, क्या 50% मदर से, 50% फादर से आता, पहला, ठीक है। फिर भी हमारे बॉडी में फादर के भी जो 23 क्रोमोसोम आए वो भी एग्जैक्टली फादर के जैसे सिमिलर नहीं होते। उसका रीजन क्या है? समझ आ रहा है क्वेश्चन आप लोगों को? अगर फादर या मदर का एग्जैक्टली फादर में जो 23 है, 46 में से 23 आया, मदर का 46 में से 23 आया, एग्जैक्ट कॉपी, तो बेटा हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। मदर के जो भी फीचर होंगे वो एग्जैक्ट होंगे, फादर के जो भी फीचर होंगे वो एग्जैक्ट होंगे, 100% होगा। बट फादर के जो भी फीचर्स आते हैं वो एग्जैक्ट नहीं होता है, चेंजेस होते हैं। मदर से जो आता है वो एग्जैक्ट नहीं होता, सारे के सारे एग्जैक्ट नहीं होते, कुछ में चेंजेस होते हैं। तो ये जो चेंजेस है, वेरिएशन, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन छुपा है मियोसिस में। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11 में, मैंने पढ़ाया है, जिनको पढ़ाया है, जो पढ़े हैं। मियोसिस में क्या होता है बेटा? मियोसिस में, मियोसिस 1 में एक स्टेज होता है पैकेटिंग, याद आ रहा है आप लोगों को? यस सर। मियोसिस में, मियोसिस 1 में पैकेटिंग एक स्टेज होता है जिसमें क्रॉसिंग ओवर होता है जेनेटिक मटेरियल का, मतलब ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, तो ये क्या करेगा? ये क्रोमोसोम एग्जैक्टली उसके चाइल्ड में नहीं जाएगा, इस क्रोमोसोम में क्या होगा? एक और क्रोमोसोम से आदान प्रदान होगा, मतलब इसका सेगमेंट इसमें जाएगा, इसका सेगमेंट इसमें आएगा, तो सेगमेंट का एक्सचेंज होता है, जिसके कारण ये जो क्रोमोसोम 23 का जो आ रहा है ना, फादर से, या 23 जो मदर से आ रहा है, उस 23 क्रोमोसोम के कुछ क्रोमोसोम्स में क्या होगा बेटा? चेंजेस होगा। तो वो ऑलरेडी चेंजेस के साथ में आता है, ये मियोसिस के कारण होता है। और मियोसिस कब होता है? ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन। आप लोग अगर इसको पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो मैं आप लोगों को ना लिंक भेज दूंगा, जो मेरे पुराने बच्चे हैं उन्होंने पढ़े, ठीक है। भेजना है क्या? हाँ या ना में जवाब दो, तो मैं भेज दूंगी, तो आप लोग खुद ही एनसीईआरटी से पढ़ लेना, ठीक है, या वीडियोस भेज दूंगा, एक बार अपना सेकंड डिवीजन के वीडियोस देख लेना, ठीक है, कि कैसे एक्सचेंज हो रहा है क्रोमोसोम्स का जेनेटिक मटेरियल। ठीक समझ आ रहा है इतना? तो चलो, तो वेरिएशन को तो मैंने बता दिया कि भैया कहाँ से हो रहा है, गैमेट फॉर्मेशन से मियोसिस होता है, मियोसिस 1 मियोसिस 2। तो जो मियोसिस 1 होता है उसमें एक स्टेज होता है प्रोफेज, प्रोफेज में 5 स्टेज होते हैं, 5 में से जो तीसरा स्टेज होता है दैट इज पैकेटिंग। पैकेटिंग में डीएनए का, सॉरी, क्रोमोसोम्स के आर्म्स का या क्रोमोसोम का जो सेगमेंट है उसका क्या होता है बेटा? एक्सचेंज होता है, ठीक है। जैसे ये दो क्रोमोसोम्स है ना, जैसे ये क्रोमोसोम्स, तो क्या होगा? इसके आर्म्स का ऐसे एक्सचेंज होगा। तो मैं यहाँ पर ऐसा ये बना दिया और यहाँ पर मैंने ऐसा ये बना दिया, तो समझ आया? ये एक्सचेंज हो गया। अब इन दोनों में से यस कोई सर। एक इधर आ गया तो चेंज के साथ में पहुंचता है, और ऑलरेडी 50% आ रहा है। समझ आ रहा है ये? यस यस सर। सर। यस सर। देखो ये सब बहुत जरूरी है बेटा आपके दिमाग में होना, उसके बाद आपके लिए जेनेटिक्स आसान हो जाएगा, नहीं तो पढ़ते रहो, रटते रहो, कुछ फायदा नहीं होगा। तो ये सब मैं हटा रहा हूँ, देन उसके बाद फिर मैं आऊंगा अब क्रोमोसोम्स पे।
मैं भी बोल रहा हूँ, मैं अभी तक के जेनेटिक्स का प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चालू नहीं किया हूँ, क्योंकि बेटा उसको समझना है तो पहले पूरा जेनेटिक्स का जो जीन, एक्चुअल में जो जीन है उसको हमको पहले समझना है ना। चलो फिर एक सवाल आता है कि क्या कोई एक डीएनए, क्या कोई एक ही डीएनए, जैसे एक डीएनए है, ठीक है, इसमें जैसे हम लोगों ने देखा कि ये एक सेगमेंट है दैट इज जीन, यही कंट्रोल कर रहा है किसी भी एक कैरेक्टर को, है ना। यहाँ से अगर इसकी कॉइलिंग हो जाएगी, अगर इसकी कॉइलिंग हो जाएगी तो क्या होगा बेटा, ये एक क्रोमोसोम बना, ये एक क्रोमोसोम बना, है ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो जीन है इस क्रोमोसोम में है ना, ये जो जीन है ये इस क्रोमोसोम में है, तो इस क्रोमोसोम में कहाँ पर होगा, तो भाई यहाँ पर तो पूरा डीएनए की कॉइलिंग है, ऐसा पूरा डीएनए की कॉइलिंग है ऐसा, तो मैं बोल सकता हूँ किसी एक पॉइंट पर वो जीन है, तो वो एक पॉइंट मैं ले लेता हूँ यहाँ पर ऐसा, ये एक जीन, ये जो जीन था ए, ये जीन ए, समझ आया इतना? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो ये जो इतना बड़ा जो जीन था भैया, ये कॉइल हो गया ना, तो कॉइल होकर के ये एक पॉइंट बन जाएगा, तो मैं जब भी कभी भी आगे, ठीक है, अब जब भी कभी भी मैं क्रोमोसोम में ऐसा, अगर ऐसा मैं क्रोमोसोम बनाया और एक ऐसा बना दिया, तो ऐसा एक पॉइंट बना दिया, तो वो पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक जीन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, इसीलिए मैं इतना समझा रहा हूँ। चलो, तो फिर एक नया सवाल आता है कि क्या कोई एक क्रोमोसोम जो है उसमें जो जीन है ना, क्या वो एक सिंगल जीन ही कोई भी एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा? ठीक है, अब यहाँ से फिर से अपन जाते हैं सेल डिवीजन। ह्यूमंस में जो न्यूक्लियस होता है उसमें कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? 46। ठीक है, अब ये जो 46 है, ये जो 46 है, इस 46 में से कितने मदर से आए और कितने फादर से आए? क्रोमोसोम है ना बेटा, तो कितने मदर से आए कितने फादर से आए? सर बोलो 23 23 23 and 23। 23 मदर से आए हैं और 23 क्रोमोसोम फादर से आए हैं। अब मेरा एक और सवाल होगा, इनमें से कौन से वाले 23 में इंसुलिन का जीन होगा? बोलो बोलो भाई, जोशिका, पानी पी के आ रहा हूं, जब तक बताओ कौन से वाले में इंसुलिन का जीन होगा? सर जो डोमिनेंट होगा। हाँ चलो बताओ, कौन से वाले में होगा बेटा इंसुलिन का जीन? मैंने बताया ना आपको, इंसुलिन का जीन होगा, कौन से वाले में होगा? भावना? सर होना तो दोनों में चाहिए, लेकिन एक्सप्रेस वही होगा जो डोमिनेंट होगा। नहीं, मेरा सवाल है कि जीन किस में होगा?
जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो कि ये जो जीन ए है ये हाइट को कंट्रोल करता है, मतलब हमारी जो हाइट है ना, कितना बड़ा होगा हाइट हमारा, कितना ज्यादा होगा, उसको कंट्रोल करता है। तो ये जो हाइट के लिए जो जीन है यहाँ पर, तो ये मदर से आएगा या फादर से आएगा, किसमें होगा ये? जैसे मैंने इंसुलिन के लिए पूछा, सर किसी में भी हो सकता है। हाँ तो ध्यान रखेंगे बेटा, हर एक कैरेक्टर के लिए जो जीन्स होते हैं वो मदर से भी आते हैं फादर से भी आते हैं, किसी एक से आएगा और किसी एक से नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता, दोनों से जीन्स बराबर है, ठीक है। और मे भी ये हो सकता है कि दोनों में से किसी एक का ही जीन अपने आप को एक्सप्रेस करे, या हो सकता है कि दोनों जीन अपने आप को एक्सप्रेस करे। समझ आया यहाँ तक? क्लियर है? तो कैसे? देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जितने भी हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर पेयर्ड, हम एक्चुअल में बोलते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। हर एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो रहता है उसमें एक स्पेसिफिक टाइप के जीन्स होते हैं जो कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं या कंट्रोल करते हैं, ठीक। तो जैसे कि मैंने आपको बताया हाइट के लिए एक जीन है, ठीक है, तो ये जो जीन ए है हाइट के लिए जो है वो फादर से आ रहा है, तो ये जीन ए, मैं ऐसा ए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो जीन है ये मदर से भी आएगा, ठीक है। तो अब मैं मान के चल रहा हूँ कि ये एक जो क्रोमोसोम है ना, इसमें से कोई एक सेट मैं लूंगा, कोई एक सेट ऑफ क्रोमोसोम, कोई एक सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो ब्लू वाला जो रहता है मैं फादर से डिनोट कर ले रहा हूँ, और जो ब्लैक वाला जो क्रोमोसोम है ये मदर से डिनोट कर ले रहा हूँ, ठीक। समझ आया बात आप लोगों को? अब यहाँ पर एक जीन है जिसको मैंने बोला जीन ए, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? हाइट के लिए, है ना। और वैसे ही फादर के भी जो क्रोमोसोम है जो आए हैं उसमें भी हाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल जीन होंगे, दैट इज जीन ए responsible for expression of height। समझ आया इतना? यस सर, यस यस सर। सर। किसी को डाउट है तो पूछो, क्योंकि मैं जो बताने जा रहा हूँ वो चीज से बहुत क्वेश्चन आता है, इसलिए इतना मैं खींचा हूँ, और कोई रीजन नहीं है। कोई डाउट है इसमें? ये समझ आ रहा है कि भाई मदर और फादर से हमारा बेटा हर एक चीज के लिए एक जीन है, जैसे भाई स्किन कलर के लिए जीन है, हाइट के लिए जीन है ना, हमारे बॉडी में जो सलाइवा बन रहा है उसके लिए जीन है, सलाइवरी ग्लैंड के लिए जीन है ना। समझ आ रहा है बात? हर एक चीज की। तो जो जीन है वो सिर्फ मदर से ही नहीं आएगा किसी भी एक कैरेक्टर के लिए, तो कोई भी कैरेक्टर के लिए जो जीन है वो मदर के पास भी होता है और फादर के पास भी होता है। समझ आया? यस सर। है ना। Yes, अब एक चीज भी आता है कि भाई जो मेल होगा या फीमेल होगा चाइल्ड, ये कैसे डिपेंड करेगा? मेल चाइल्ड पैदा होगा या फीमेल चाइल्ड पैदा होगा, ये कैसे डिपेंड करेगा? 23 क्रोमोसोम तो मदर से आ रहा है, 23 फादर से आ रहा है। तो मैंने बताया आप लोगों को कि भैया एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट, तो एक्स क्रोमोसोम में जो जीन्स होगा वो वाई क्रोमोसोम में नहीं होगा, और वाई क्रोमोसोम में जो होगा वो एक्स क्रोमोसोम में नहीं होगा। जैसे कि वाई क्रोमोसोम जो रहता है वो मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो जहां भी वाई क्रोमोसोम आएगा उसमें किसके लिए जीन होगा? वाई क्रोमोसोम में किसके लिए जीन होगा? सर मेल। मेल के लिए। के लिए। तो भाई मेल में मेल के कैरेक्टर को डेवलप करेगा ना, वाई क्रोमोसोम में जो जीन होगा वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये भी तो एक कैरेक्टर है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जीन होगा। तो अगर किसी भी के बॉडी में वाई क्रोमोसोम है तो वो क्या करेगा? वो मेल कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा, सिंपल, ठीक है। तो बेटा वो तो एक होता है, लेकिन बाकी जो क्रोमोसोम्स हैं एक्स और वाई को छोड़ के, दैट इज 46 में से एक्स वाई को छोड़ के दैट इज 44 क्रोमोसोम, उसमें हमारी बॉडी के सारे जनरल बेसिक फीचर्स के लिए, कैरेक्टर्स के लिए जीन्स होते हैं, और वो सारे जीन्स पेयर्स में होते हैं। तो जैसे मैंने बताया हाइट के लिए जीन मदर से भी आएगा फादर से भी आएगा, तो ये दोनों जीन जो रहते हैं बेटा एक साथ रहेंगे, और ये जो जीन का जो पेयर है दैट इज पेयर ऑफ जीन, ध्यान से समझना, दैट इज पेयर ऑफ
जीन, पेयर ऑफ जीन। तो पेयर ऑफ जीन कौन कौन सा है भैया? एक ब्लू वाला ए और कौन सा एक ब्लैक वाला ए जीन। ये हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ ऐसी, है ना। तो पेयर ऑफ जीन जो होगा, एक कैपिटल ए ब्लू वाला है, कैपिटल ए ब्लैक वाला जीन है। तो कैपिटल ए कहाँ से आया? मदर से। और कैपिटल ए ब्लू वाला कहाँ से आया? फादर से आया। तो ये जीन और ये जीन दोनों का जो पेयर होता है, वो पेयर्ड जीन किसी एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं। और वो जो पेयर ऑफ जीन होता है जो किसी एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? एलील बोलते हैं। समझ आ रहा है बात? व्हाट इज एलील? पेयर ऑफ जीन। समझ आया बेटा? एलील क्या होता है? यस सर। है ना। फिर मैं अगर आपसे पूछूं कि चलो ये जो क्रोमोसोम है इसको मैं यहाँ उठा के ला लिया, ठीक है, यहाँ पर पेयर, ये मैं डॉट लगा रहा हूँ, दैट इज किसके लिए है? ये किसी जीन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर कोई दूसरा क्रोमोसोम आ गया और इस जगह पर क्या है बेटा? ये बी जीन, ए जीन यहाँ पर है, ये बी जीन है। तो ये जो पेयर ऑफ जीन है, पेयर ऑफ जीन है, क्या हम इसको एलील बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? और बोलेंगे तो क्यों बोलेंगे, नहीं बोलेंगे तो क्यों नहीं बोलेंगे? पहले बताओ, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? सर नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगे। और कोई? नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? सर क्योंकि अलग अलग कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो दे आर नॉन एलील, नॉन एलिलिक पेयर ऑफ जीन। तो याद रखेंगे कि मैंने आपको क्या बताया? एलील क्या होता है? पेयर ऑफ जीन, पेयर ऑफ जीन, लेकिन जीन का पेयर किसी एक ही कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं। ये हाइट, हाइट, ठीक है। तो ये ब्लू वाला जो ए है वो भी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्लैक वाला जो ए है वो भी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक फादर से आया, एक मदर से आया, और ये दोनों एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और वो दोनों जीन का पेयर जो किसी एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वही जीन के पेयर को हम एलील बोलते हैं। अदरवाइज इसको हम एलील नहीं बोलते। समझ आया? एलील और नॉन एलील का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। तो है ना, ऐसे क्रोमोसोम, ऐसे क्रोमोसोम जिसमें एक ही कैरेक्टर के पेयर्ड जीन होते हैं, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस क्रोमोसोम में सी, मतलब कोई दूसरा कैरेक्टर के लिए जीन होगा, कोई दूसरा कैरेक्टर के लिए जीन होगा, तो ये भी क्या है? एलील। ये भी क्या है? एलील, है ना। तो ऐसे क्रोमोसोम बेटा जिसमें एक कैरेक्टर के लिए जो जीन्स होते हैं, उस टाइप के क्रोमोसोम्स को हम होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। उस टाइप के क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, इसको ध्यान रखना। तो हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। एलील मतलब कैरेक्टर शो बाय पेयर ऑफ जीन, या फिर सिर्फ पेयर ऑफ जीन। बेटा पेयर ऑफ जीन को ही हम बोलते हैं। अब वो कैरेक्टर शो कर रहा है नहीं कर रहा है वो अलग बात है, ठीक है। एक ही कैरेक्टर के जो दो जीन्स होते हैं, एक कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल जो जीन के पेयर्स होते हैं, उसको हम एलील बोलते हैं। अब वो कैरेक्टर शो कौन सा कर रहा है वो एक अलग चीज है, ठीक है। और वो जो क्रोमोसोम है, वो क्रोमोसोम का पेयर जिसमें एलील पाया जाता है, उस क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। समझ आ रहा है होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है? यस सर। आप लोग ना सेल डिवीजन देखना, मैं आज डाल दूंगा सेल डिवीजन का, ठीक है। तो उसमें मैंने होमोलोगस क्रोमोसोम को बहुत अच्छे से बताया है। देखो कैसे, छोटा सा शॉर्ट में बताता हूँ कि जैसे ये मान के चलो बेटा मियोसिस हो रहा है, तो होगा क्या कि क्रोमोसोम्स है बेटा, ये ऐसे अरेंज रहते हैं। मान के चलो 23 क्रोमोसोम ऐसे अरेंज है और 23 क्रोमोसोम ऐसे अरेंज है, डॉट 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 23 क्रोमोसोम इधर अरेंज है, ठीक है। तो होगा क्या बेटा, ये अपने अपने पोल्स में जाएगा। तो एक्चुअल में जो पेयर्ड क्रोमोसोम होते हैं ना बेटा, जो ऐसे अरेंज होते हैं इक्वेटर में, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं,
ये होमोलोगस क्रोमोसोम भी माइटोसिस या मियोसिस के समय सेपरेट, ठीक है, ऐसे सेपरेट होंगे। समझ आ रहा बात? जिसमें सेम कैरेक्टर के लिए पेयर्ड इंजीन, और फिर जब ये अलग होगा तो 23 एक कैबिनेट में जाएगा, 23 दूसरे कैबिनेट में जाएगा, ठीक है। और वैसे ही सेम मेल फीमेल दोनों में होगा, जैसे यहाँ पर होगा, ठीक। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं गैमेट फॉर्मेशन के समय, देन होमोलोगस क्रोमोसोम साथ साथ आ जाते हैं फर्टिलाइजेशन के साथ, ठीक है। और एक ह्यूमन बॉडी में आपको होमोलोगस क्रोमोसोम देखने को मिलेगा। क्लियर हो रहा है बेटा? ये समझ आ रहा है? ये एलील का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? सर यस सर। हाँ बोलो। सर होमोलोगस क्रोमोसोम फिर से बताइए ना, इंटरनेट अनस्टेबल था। होमोलोगस क्रोमोसोम बेटा ऐसे क्रोमोसोम होते हैं जिसमें एलील्स पाए जाते हैं, ठीक है। एलिलिक जीन, जैसे कैपिटल ए ब्लू वाला और कैपिटल ए ब्लैक वाला, ये दोनों को हम एलिलिक जीन बोलेंगे। तो एलिलिक जीन या एलील जिस क्रोमोसोम पेयर्स में होंगे, ठीक है। एलील मतलब ऐसे पेयर ऑफ जीन जो एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं। तो एलिलिक जीन जिस क्रोमोसोम पेयर में होंगे, उस क्रोमोसोम पेयर को हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है? सर तो ऐसा तो हर क्रोमोसोम होगा ना। हाँ, तो कितना कितना होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे बेटा? कितने पेयर्ड होंगे? 23, 23। है ना? समझ आ रहा है? यस सर, क्लियर। क्लियर है बेटा सबको ये एलील, है ना? अब चलो देखते हैं। अब देखो, कई बार आप देखे होंगे, मैं छोटा सा एक एग्जांपल दूंगा। कई बार आप लोग देखे होंगे कि जैसे भाई, अगर मैं सबसे बेस्ट समझते हैं अपन स्किन के कलर से, क्योंकि हाइट जो रहता है वो डिफरेंट वेरिएबल रहता है, स्किन कलर भी वेरिएबल होता है। स्किन कलर की एक्चुअल में ये मैं देना मेरे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि स्किन कलर जो रहता है वो 2 जीन पेयर से कंट्रोल नहीं होता, मतलब 2 से ज्यादा क्रोमोसोम से जीन पेयर से कंट्रोल होता है, ठीक है। तो फिर भी एक एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बताऊं हाइपोथेटिकली, ठीक है, बाकी एक्चुअल जो है उसको मैं जब आएगा टॉपिक, है ना, स्किन कलर का, है ना, पॉलीजेनिक इवेंट्स तब बताऊंगा। तो हाइपोथेटिकली अगर देखें, हाइपोथेटिकली जैसे देखें, तो कई बार ये होता है कि फादर का स्किन का कलर अगर डार्क है, मदर का स्किन कलर अगर फेयर है, तो कई बार जो चाइल्ड है या तो वो डार्क स्किन के कलर का पैदा होता है, या थोड़ा सा फेयर स्किन का, या दोनों के बीच का। कई बार ऐसा होता है, ठीक है, कई बार ऐसा होता है। तो फिर एक सवाल आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? कई बार सवाल आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? हेलो। हाँ हाँ हाँ। क्या नाम है पेशेंट का? अच्छा, पहले से कैसा ठीक है उनका? देखो अब ना उनको ज्यादा पेन किलर नहीं देना है ना। अब वो किस लिए दर्द हो रहा है एक्चुअल में, जहाँ जहाँ पेन था वो सब तो मैंने निकाल दिया, ठीक है। अब वो हो सकता है ध्यान नहीं दे रहे हैं या घाव नहीं कर रहा है ना, उसके कारण हो रहा है। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बताइए। हाँ, मैं उनको बुलाया था आज फिर से दिखाने के लिए, उनको ला लेना था दूसरे दिन, वो शायद नहीं ला पाएंगे बोले थे, जो भी है। 2 मिनट रुकेंगे बेटा। चलो, तो अब देखो बेटा यहाँ पर क्या है कि जैसे मैंने बताया कि भाई 2 टाइप के जीन है, ये कैपिटल ए है और एक ब्लैक वाला कैपिटल ए है, ठीक है। तो जैसे स्किन का अगर कलर देखते हैं तो कई बार चेंजेस हमको देखने को मिलता है, तो फिर एक सवाल आता है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है? कुछ ना कुछ तो कारण होगा कि
कलर जो है अगर पेरेंट्स में से किसी एक पेरेंट का डार्क है और एक का फेयर है, तो कभी कभी चाइल्ड का या तो फेयर होता है या डार्क होता है, या कभी कभी दोनों के बीच का होता है। ठीक है, तो कायदे से हमको ये सोचना चाहिए कि दोनों के बीच का होना चाहिए। कायदे से ये सोचना चाहिए ना हमको कि अगर एक डार्क है एक फेयर है तो हमको थोड़ा सा गेहुआ रंग होना चाहिए स्किन का कलर। लेकिन किसी किसी का डार्क किसी किसी का फेयर ही होता है, मदर या फादर दोनों से किसी एक का कलर रहता है। ठीक है, तो दिमाग में आता है कि ऐसा क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो इसके पीछे का रीजन होता है जो जीन्स के पेयर होते हैं वो तो जो जीन्स के पेयर होते हैं, ठीक है, तो किसी एक कैरेक्टर को हेलो, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। हाँ बताइए। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ याद आ गया, याद आ गया। अच्छा, हाँ 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 हाँ। हम्म, तो जो स्किन का कलर है ना, एग्जांपल के तौर पर, या कोई भी एक कैरेक्टर है, तो कभी वो कैरेक्टर अलग होता है, मतलब कुछ एक साइड, मतलब जैसे मान के चलो डार्क है या फिर फेयर है, तो ये ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे का रीजन होता है जो जीन्स होते हैं, है ना, वो दो कैटेगरी के होते हैं, या तो वो डोमिनेंट जीन होते हैं या रिसेसिव जीन होते हैं। ठीक है, तो जो जैसे मान के चलो ब्लैक कलर के लिए, जैसे ब्लैक कलर के लिए जो जीन होता है ना, वो डोमिनेंट होगा या रिसेसिव होगा, और जो व्हाइट कलर के लिए, दैट इज फेयर कलर के लिए जो जीन होगा, वो डोमिनेंट होगा या रिसेसिव होगा? अंदाजा लगाओ, बोलो बोलो। चलो, तो ब्लैक कलर के लिए जो जीन होता है बेटा, ये डोमिनेंट होता है, ठीक है, ध्यान रखिए, और ये रिसेसिव होता है। ठीक है, ये रिसेसिव होता है। तो अब जैसे मैंने यहाँ पर दो बताया, तो मे भी बेटा कि कोई एक डोमिनेंट जीन आ गया हो और एक रेसेसिव जीन आ गया, ठीक है, तो डोमिनेंट जीन हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और रेसेसिव जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। समझ आ रहा बात? ठीक है, डोमिनेंट जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, रेसेसिव जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। कब नहीं करेगा? जब डोमिनेंट होगा। ठीक है, तो जैसे ये मान के चलो कलर के लिए मैं बोलता हूँ कैपिटल सी है और इसके लिए स्मॉल सी है, तो कैपिटल सी और स्मॉल सी जब होगा तो इसके स्किन का कलर क्या होगा? तो ये ब्लैक। हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ ना, वैसे एक जीन का पेयर स्किन कलर को कंट्रोल नहीं करता है, मैं सिर्फ हाइपोथेटिकली समझाने के लिए बता रहा हूँ। क्या होगा इसकी स्किन का कलर? ब्लैक। ब्लैक। ठीक है, अगर यहाँ पर ऐसा है तो क्या होगा? व्हाइट। ठीक है, और अगर यहाँ पर ऐसा है कैपिटल सी तो क्या होगा? ब्लैक। ब्लैक ही होगा, है ना? ऐसा। तो ये क्या होता है बेटा कि जीन्स कैसे हैं उस पर डिपेंड करता है कि कैरेक्टर कौन सा एक्सप्रेस होगा, लेकिन किसी भी एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए मिनिमम वन पेयर ऑफ जीन तो चाहिए। किसी भी एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए मिनिमम वन पेयर ऑफ जीन तो चाहिए, दैट इज एलियन तो चाहिए। एक से ज्यादा भी हो सकता है, जैसे कि स्किन कलर के लिए एक से ज्यादा जीन पेयर की जरूरत होती है, जिसको मैं आगे बताऊंगा। ये मैं एक ही जीन पेयर के बारे में बस बताया है, ऐसे आपको देखिए। तो समझ आया बेटा? तो जीन जो है वो जैसे कैपिटल ए हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है, स्मॉल ए हो सकता है। ठीक है, तो अब इसमें दो कैटेगरी है, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये दोनों सिमिलर टाइप के जीन है। बोलो हाँ या ना? यस सर। ठीक है,
तो जीन के पेयर डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। तो एक कैपिटल है, एक स्मॉल है, स्मॉल है, तो ये दोनों सिमिलर टाइप के जीन है। इसको हम बोलते हैं होमोजाइगस कंडीशन। तो इसको हम क्या बोलते हैं? होमोजाइगस कंडीशन। ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि जीन जो है वो डिफरेंट टाइप के, मतलब सेम टाइप के नहीं है एक ही कैरेक्टर के लिए, लेकिन डिफरेंट टाइप के। तो इसको हम बोलते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन। हेटेरोजाइगस कंडीशन। समझ आया? होमोजाइगस एंड Yes, sir. हेटेरोजाइगस समझ आ रहा है? Yes, sir. ठीक है बेटा, है ना? डोमिनेंट एंड रिसेसिव समझ आया? Yes, sir. यस सर। Yes. ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो स्किन का कलर अगर ये देगा, अगर फॉर एग्जांपल अगर ये देगा तो डोमिनेंट है, तो ये कौन सा कलर देगा? Black. Sir, Black. black. भाई कैपिटल से फिर कैपिटल से मतलब दो डोमिनेंट है तो वो ब्लैक देगा, और अगर ये देगा तो White. Sir, white. है ना? समझ आ रहा बात? तो इसको भी छोड़ दो। तो एक ब्लैक है, एक व्हाइट है। तो अब ये क्या चीज है? मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई इसके कोई भी जैसे व्हाइट है, तो व्हाइट स्किन कलर होने का रीजन क्या है? तो रेसेसिव एलील, रेसेसिव जीन का पेयर। समझ आया? रेसेसिव जीन का पेयर होना व्हाइट कलर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो किसी के स्किन कलर को देख करके या फिर किसी कैरेक्टर को देख करके हम उसके जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन को भी बता सकते हैं, है ना? उसका पता लगा सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये एक्सटर्नली हमको दिख रहा है, कोई भी एक फीचर, कोई भी एक कैरेक्टर हमको एक्सटर्नली दिख रहा है। तो जो एक्सटर्नल फीचर्स जो हमको दिखते हैं, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट हमको बाहर से दिख रहा है, ये हमको नहीं दिखता है बेटा। ये आपको दिखता है ना, मेरे को दिखता है, ये हमको दिखता है। तो इसको बोलते हैं फिनोटाइपिक कैरेक्टर, है ना? या इसको बोलते हैं फिनोटाइप। ये क्या चीज है? ये एक्सटर्नल फीचर है, एक्सटर्नल कैरेक्टर, दैट इज फिनोटाइप। ठीक है। और फिनोटाइप किसी ना किसी जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण है, तो वो जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं, जेनेटिक जो कॉन्फ़िगरेशन है, जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? जीनोटाइप। समझ आ रहा है बात? यस सर। Yes, sir. है ना? Yes, sir. फिनोटाइप, जीनोटाइप, है ना भाई? डेटा बेटा बचा के रखा करो बेटा, शाम के लिए उड़ा मत दिया करो, जो भी मोबाइल डेटा से यूज करते हैं। चलो, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या क्या देखा आज? व्हाट इज क्रोमोसोम, व्हाट इज डीएनए, व्हाट इज जीन, वेयर जीन इज लोकेटेड, एंड हाउ जीन इज एक्सप्रेस्ड एनी कैरेक्टर। ठीक, ये हम लोगों ने देखा। देन उसके बाद जो भी जीन एक्सप्रेस करता है वो पेयर में होता है, और पेयर्ड जीन में से एक जीन मदर से आता है और एक जीन फादर से आता है। अब मदर या फादर में से कोई सा भी जो जीन है, दोनों में से कोई एक जीन या तो डोमिनेंट होगा या रेसेसिव होगा, या दोनों के दोनों रेसेसिव हो सकते हैं, या दोनों के दोनों डोमिनेंट हो सकते हैं, या एक डोमिनेंट एक रेसेसिव। वो डिपेंड करता है मदर और फादर से कौन सा जीन आ रहा है। मे भी मदर और फादर से दोनों रेसेसिव जीन आ रहा है, तो रेसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। मतलब भाई आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि जो एकदम फेयर, जो एकदम जो जैसे अमेरिका है, तो अमेरिका के जितने भी पर्सन है, ठीक है, 99% जो पर्सन है, उनमें जो जीन है वो रेसेसिव टाइप के जीन है, इसलिए उनके बच्चों का भी स्किन का कलर फेयर ही होता है, क्योंकि मदर और फादर से रेसेसिव जीन मिल रहा है, तो बच्चे का स्किन का कलर भी क्या होगा? रेसेसिव होगा, और रेसेसिव होने के कारण उनमें फेयर स्किन का कलर होगा। ठीक है। इंडियंस में मिक्स टाइप का होता है, हमारे में मिक्स टाइप का होता है। ठीक है, समझ आ रहा है? इसीलिए थोड़ा कलर में चेंजेस आ जाता है।
ठीक है, कलर में चेंजेस आ जाता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि मदर और फादर दोनों सांवले हैं लेकिन बच्चा एकदम गोरा हो जाता है। ऐसे नहीं कि उसको गोद लिए हैं, उसी का ही बच्चा है। ठीक है, समझ आ रहा है बात? अब ये क्या है भैया, मिक्स कलर है, मतलब दोनों के बीच क्या है, मे बी इनमें से कोई एक जीन मदर से ये आ गया, फादर से भी यही वाला आ गया, तो फेयर स्किन के कलर हो गया। समझ पा रहे हो आप? Yes, sir. है ना? तो ये मैं सिर्फ आप लोगों को ही बता रहा हूँ कि भैया हम लोगों ने आज ये सारी चीजें देखी हैं। जीन देखा, जीन का पेयर देखा, एलील देखा, होमोजाइगस क्रोमोसोम देखा, ठीक है, नॉन एलील देखा, ठीक है, देन उसके बाद डोमिनेंट जीन क्या होता है, रिसेसिव जीन क्या होता है, और क्या क्या देखा, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, फिनोटाइप और जीनोटाइप। क्लियर है ना? अब मैं ऐसा इसलिए रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि अब अगर मैं टॉपिक चालू करूंगा तो मेरे को पूरा मेंटलिज्म चालू करूंगा बेटा, मैं एक्चुअल में चैप्टर चालू करूंगा मैं, है ना? और फिर मैं पूरा का पूरा ये बताऊंगा कि भाई मेंडल ने जो भी शुरुआत